आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी। आइए आज इनके बारे में जो लगातार बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आइए हम एक नज़र डालते हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन यहीं से उठाए जा रहे हैं। और चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा। ठीक है, ये अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा ये पुस्तक का नाम है जो अरबी भाषा में लिखा गया है। इसका जो मूल नाम था वो फतहनामा है। ठीक है, इसका मूल नाम फतहनामा है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं। लेखक बिलादुरी, ठीक, बिलादुरी लेखक का नाम है। इनकी पुस्तक का नाम है फुतुह अल वल्दान। ठीक है, फुतुह अल वल्दान। इस पुस्तक से भी सिंध विजय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, आइए अगला तथ्य देखते हैं। हमारा अगला तथ्य ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था, जो 712 में पराजित हुआ और कासिम ने सिंध के देवल में जजिया कर लगाया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जब सिंध को विजिट किया था, ठीक है, तो देवल नामक स्थान पर जजिया कर लगाया था। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि सबसे पहली बार भारत में जजिया कर कौन लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और डीप में पूछेगा तो सिंध के किस प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा देवल। ऐसे हमारा सिंध ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में मुल्तान को जीतकर उसका नाम स्वर्णनगर रख दिया था। मोहम्मद बिन कासिम 713 में मुल्तान पर जब आक्रमण किया था तब उसे वहां पर इतना सोना प्राप्त हुआ था जिसकी वजह से मुल्तान का नाम बदलकर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या रख दिया था? स्वर्णनगर रख दिया था। याद रखिएगा। ठीक है, मैं हाईलाइट भी करता चलता हूं, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, ये स्वर्णनगर रख दिया था, ये देवल के सिंध में जजिया कर लगाया था। ठीक है, और ये जो है हमारी पुस्तक का नाम है, पुस्तक है फुतुह अल वल्दान, जिसके लेखक कौन है? बिलादुरी। और ये हमारी पुस्तक क्या है? चचनामा। चचनामा का मूल नाम जो है वो फतहनामा है और ये अरबी भाषा में लिखी गई है। इसके लेखक का कोई वर्णन नहीं मिलता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि अरबों ने बगदाद में बेतुल हिकमत, ठीक, बेतुल हिकमत, बगदाद में बेतुल हिकमत ज्ञान संग्रह नामक संस्था की स्थापना की थी, जहां पर अंक पद्धति का अरबी भाषा में अनुवाद हिंदसा नाम से किया गया। या हम ये कह सकते हैं कि अरबों ने क्या किया? बगदाद में बेतुल हिकमत नामक एक संग्रह बनाया। ठीक, बेतुल हिकमत नामक, ठीक, एक संग्रह नामक संस्था बनाया। यहीं पर ये जो भारत से पुस्तकें ले गए थे लूट करके, उसका अरबी भाषा में वहां पर अनुवाद करवाया था। आइए अगला देखते हैं। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी अनुवाद सिंध हिंद, ठीक, सिंध हिंद। ब्रह्म सिद्धांत का भी अरबी में अनुवाद बेतुल हिकमत नामक स्थान पर किया गया, संस्था में किया गया, जिसका नाम सिंध हिंद अरबी अनुवाद है ब्रह्म सिद्धांत का। ठीक, वहीं पर पंचतंत्र का भी अरबी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम कलील व दिमना मिलता है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक, याद रखिएगा कि पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद क्या मिलता है? कलील व दिमना मिलता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण। अभी तक तो हम लोग अरब आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, अब हम भारत के तुर्क आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण 986 में गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने किया था। ठीक, इसका बेटा महमूद गजनवी था जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन बेटे का क्या नाम था? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ये जो 17 बार आक्रमण करने का जो उल्लेख मिलता है, हेनरी इलियट ने इसका उल्लेख किया है। ठीक है, हेनरी इलियट ने बताया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। आइए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। महमूद गजनवी की जो उपाधि थी बहुत पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, यामीन उद दौला। महमूद गजनवी की एक उपाधि क्या मिलती है? यमीन उद दौला। एक उपाधि और क्या मिलती है?
बुद्ध सिकन, एक उपाधि बुद्ध सिकन मिलती है और एक उपाधि और क्या मिलती है, गाजी की उपाधि मिलती है। ठीक, इसने हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया था। महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया था। पराजित के अपमान होने की वजह से जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। चंदेल शासक विद्याधर ही वो शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, दोनों के बीच में संधि हो गई। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी को भारत में किस शासक ने पराजित नहीं हुए, मतलब ये कह सकते हैं कि महमूद गजनवी ने किस शासक को पराजित नहीं कर पाया और नहीं कर पाने की वजह से दोनों के बीच में संधि करनी पड़ी थी, वो शासक था विद्याधर। ठीक है, आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं जो हमारे एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, उस समय वहाँ का राजा भीम प्रथम था जो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था, तो 1025 में किया था। लेकिन सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद जब महमूद गजनवी वापस चला गया था, तब भीम प्रथम ने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अबुल फजल बैहाकी, ठीक, अबुल फजल बैहाकी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तारीख-ए-सुबुक्तगीन। जिसका क्या नाम था, तारीख-ए-सुबुक्तगीन नाम था। ठीक है, इनको बैहाकी को लेनपून ने पूर्व का पेप्स कहा है। ठीक, पूर्व का पेप्स की उपाधि बैहाकी को लेनपून ने दिया था। वहीं पे फिरदौसी ने शाह नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक, फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि शाहनामा किसकी पुस्तक है, शाहनामा किसने लिखी है। ठीक है, तो फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी। इन्हें फारस का होमर कहा जाता है। ठीक, अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम था, यह भी बहुत पूछा जाता है। अलबरूनी की पुस्तक का नाम किताब उल हिंद मिलता है। आइए 3 पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं। अबुल फजल की पुस्तक का क्या नाम है, तारीख-ए-सुबुक्तगीन, जिसको लेनपून ने इनको पूर्व का पेप्स कहा था। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि पूर्व का पेप्स किसे कहा गया है। ठीक, अबुल फजल बैहाकी को कहा गया है। अगर ज्यादा कुछ पूछा जाएगा तो किसने कहा है, लेनपून ने कहा है। या अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि फारस का होमर किसे कहा जाता है, तो फारस का होमर फिरदौसी को कहा जाता है, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है, शाहनामा है। ठीक, अगली बात कर लेते हैं। अलबरूनी की पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, अलबरूनी की पुस्तक है। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखा था, गीता पुराणों का अध्ययन किया था। ठीक, अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने भारत में संस्कृत सीखा और गीता और पुराण का अध्ययन किया। यहाँ के नेचर और प्रकृति के बारे में इसने बहुत डीप में वर्णन किया है। अलबरूनी की एक पुस्तक और है जिसका नाम था किताबस-ए-दना। ठीक, इसमें अलबरूनी ने इस पुस्तक में दवाओं का वर्णन किया है। ठीक, इस पुस्तक में किसका वर्णन किया है, दवाओं के बारे में। किताबस-ए-दना में दवाओं का उल्लेख किसने किया है, अलबरूनी ने किया है। ठीक है, आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। मोहम्मद गोरी का हिंदुस्तान विजय का प्रमाणिक विवरण। ठीक है, मोहम्मद गोरी का हिंदुस्तान विजय का प्रमाणिक विवरण तबकात-ए-नासिरी। ठीक, ये तबकात-ए-नासिरी क्या है, पुस्तक का नाम है, जिसके लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज हैं। यह हम ये सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो इसका जो वर्णन हमें मिलता है वो तबकात-ए-नासिरी पुस्तक में मिलता है, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं मिनहाजुद्दीन सिराज हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपके एग्जाम के बेस से याद रखिएगा। ठीक, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है 1178 में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय थे। ठीक, जिन्होंने कसहद के मैदान में गोरी को पराजित किया था। ये हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम पराजय कहाँ पर हुई थी, तो कसहद के मैदान में हुई थी, और वहाँ का शासक कौन था, मूलराज द्वितीय। ठीक, मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को भारत में पहली पराजय
पराजित किया था। आइए बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जानते हैं। कहते नहीं तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा आपका। हाँ, अगला पॉइंट आपका ये बनेगा कि तराइन के प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। अब बात कर लेते हैं तराइन का दूसरे युद्ध के बारे में। तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो 1192 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। आइए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगले पॉइंट के बारे में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध, पता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक। तीसरा क्वेश्चन इसी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चंदावर का युद्ध किन के बीच में हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहे और जयचंद पराजित हुए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद गोरी के दरबार में फखरुद्दीन राजी, ये इतिहासकार हैं, ठीक, एवं नाजामी उर्जी ये दरबार की शोभा बढ़ाते थे, ठीक। ये दरबार की कौन कौन शोभा बढ़ाता था? मोहम्मद गोरी का जहां भव्य दरबार था वहां की शोभा बढ़ाने में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में फखरुद्दीन राजी और नाजामी उर्जी ये दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट की। कहते हैं एकता व्यवस्था क्या है? एकता व्यवस्था भूमि का वो खंड होता है जो अपने अमीरों को दिया जाता था सेवा के बदले में। इसको भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी, ठीक। जिसका आगे जो इल्तुतमिश ने क्या किया था? इसका विस्तार किया था। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने किया था। एक बात और याद रखिएगा कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर, ठीक, हिंदू देवी देवता लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति मिलती है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवता शिव एवं नंदी की आकृति मिलती है? तो मोहम्मद गोरी के सिक्के पर शिव के नंदी की आकृति मिलती है। अब आइए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के बेस से हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु सिंधु नदी के तट पर, मोहम्मद गोरी की मृत्यु सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर, सिंधु नदी के तट पर एक दमयक नामक स्थान है जहां पर शाम की नमाज पढ़ते समय कुछ डाकुओं ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, ठीक। ये हत्या 5 मार्च 1206 को ये हत्या की गई थी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा।